सोचो, आप अपने घर में एक बच्ची को लाते हो, उसे अपना नाम देते हो, अपना प्यार देते हो, लेकिन फिर अचानक घर के लोग अजीब तरीके से जख्मी होने लगते हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं और हर गुजरते दिन के साथ एक सवाल और गहरा होता जाता है। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या फिर इस मासूम चेहरे के पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जो पूरी फैमिली को तबाह कर सकता है? आज की कहानी है एस्थर की, एक ऐसी लड़की की जिसे घर लाना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। अपनी बेटी को खोने के बाद केट पूरी तरह टूट चुकी होती है। उस रात का दर्द उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। नींद ना आने की वजह से वो स्लीपिंग पिल्स लेने लगती है और धीरे धीरे डिप्रेशन में चली जाती है। केट की हालत देखकर थेरेपिस्ट उन्हें सलाह देती है कि शायद किसी बच्चे को अडॉप्ट करने से उनकी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट सकती हैं। उसी रात केट ये बात जॉन से शेयर करती है। पहले जॉन थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन जब वो केट की आंखों में अपनी खोई हुई बेटी का दर्द देखता है तो आखिरकार वो भी मान जाता है। इसलिए कुछ दिनों बाद दोनों एक ऑर्फनेज पहुंच जाते हैं। यहीं उनकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होती है जो बाकी सब बच्चों से बिल्कुल अलग थी। जब जॉन ऑर्फनेज देख रहा होता है तब उसकी नजर एक रूम पर पड़ती है। अंदर एक लड़की चुपचाप बैठकर पेंटिंग बना रही होती है। उसका नाम एस्थर था। जहां बाकी बच्चे खेल रहे होते हैं, वहीं एस्थर अकेली बैठकर अपनी दुनिया में खोई हुई होती है। उसकी पेंटिंग्स भी काफी अजीब और मैच्योर होती हैं। जॉन उससे बात करता है और एस्थर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पेंटिंग्स का मतलब समझाने लगती है। उसकी बातें सुनकर लगता ही नहीं कि वो सिर्फ एक छोटी सी बच्ची है। थोड़ी देर बाद केट भी उससे मिलती है। एस्थर बताती है कि उसका पहला अडॉप्टिव परिवार एक हाउस फायर में मर गया था और सिर्फ वही बच पाई थी। ये बात सुनकर केट का दिल पिघल जाता है। उसे लगता है कि शायद एस्थर को भी एक नए परिवार की जरूरत है और बस यहीं से वो फैसला ले लेते हैं जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। कुछ ही दिनों में एस्थर उनके घर आ जाती है। शुरू में सब कुछ परफेक्ट लगता है। एस्थर तमीजदार थी, पढ़ाई में अच्छी थी और हर बात बहुत समझदारी से करती थी। एक रात तेज बारिश और बिजली की आवाज से मैक्स डर जाती है। एस्थर उसे लेकर केट और जॉन के रूम में आ जाती है। सबको लगता है कि वो सिर्फ अपनी छोटी बहन का ख्याल रख रही है, लेकिन एस्थर के दिमाग में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। अगले दिन केट नोटिस करती है कि एस्थर अपनी उम्र की लड़कियों की तरह कपड़े नहीं पहनती। उसकी ड्रेसिंग और आदतें काफी अलग थीं। जब केट इस बारे में पूछती है तो एस्थर इतनी समझदारी से जवाब देती है कि बात वहीं खत्म हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है डैनियल पर, जो बैकयार्ड में एयर गन से खेल रहा होता है। डैनियल एयर गन से कबूतर पर निशाना लगाता है। गोली लगते ही कबूतर जमीन पर गिर पड़ता है। डैनियल घबरा जाता है और समझ नहीं पाता कि अब क्या करे। तभी एस्थर और मैक्स वहां आ जाती हैं। डैनियल सोचता है कि शायद कबूतर को बचाया जा सकता है, लेकिन एस्थर बिना कुछ सोचे एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और सीधा उस कबूतर के सिर पर मार देती है। कबूतर वहीं मर जाता है। सबसे डरावनी बात यह थी कि एस्थर के चेहरे पर जरा सा भी पछतावा नहीं था, जैसे उसने कुछ गलत किया ही ना हो। यहीं से पहली बार लगता है कि एस्थर के अंदर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। केट भी धीरे धीरे ये बात महसूस करने लगती है, लेकिन जब भी वो एस्थर से सवाल करती, एस्थर अपनी मासूमियत का ऐसा नाटक करती कि हर बार बात वहीं खत्म हो जाती। तभी केट रूम के ड्रॉवर खोलकर चेक करती है और वहीं उसे एस्थर की एक सीक्रेट नोटबुक मिल जाती है। केट को एस्थर की नोटबुक में एक आदमी की फोटो भी मिलती है। उसे लगता है कि शायद वो एस्थर के पिता होंगे, इसलिए वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। कुछ ही दिनों बाद एस्थर स्कूल जाना शुरू कर देती है। तभी एक लड़के का धक्का लगने से एस्थर की नोटबुक नीचे गिर जाती है। तभी ब्रेंडा उस नोटबुक को उठा लेती है और एस्थर का मजाक उड़ाने लगती है। एस्थर नोटबुक वापस देने के लिए कहती है, लेकिन ब्रेंडा जानबूझकर उसे और चिढ़ाने लगती है। एस्थर नोटबुक छीनने की कोशिश करती है और इसी खींचतान में नोटबुक के कई पन्ने फट जाते हैं। ब्रेंडा और उसकी फ्रेंड जोर जोर से हंसने लगती हैं। एस्थर बाहर से खुद को शांत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ब्रेंडा अचानक एस्थर के गले में बंधा हुआ काला रिबन खींच देती है। ये देखते ही एस्थर का गुस्सा फूट पड़ता है। वो अचानक पागलों की तरह जोर जोर से चीखने लगती है। उसका रिएक्शन इतना अजीब और डरावना होता है कि वहां मौजूद सारे बच्चे हैरान रह जाते हैं। केट को जब ये बात पता चलती है तो उसे एस्थर पर तरस आता है। वो एस्थर को समझाती है कि गुस्से में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। एस्थर ये सब बहुत ध्यान से सुनती है। अगले दिन जॉन, मैक्स और एस्थर प्लेग्राउंड जाते हैं। एक औरत जॉन के पास आती है और बात करती है कि तभी एस्थर की नज़र उस लड़की पर पड़ती है जिसने स्कूल में उसकी बेइज्जती की थी। एस्थर भी उसके पीछे जाती है। लड़की एक झूले पर चढ़ जाती है। तभी पीछे से एस्थर उसको जोर से धक्का दी देती है और वो लड़की नीचे गिर जाती है, मगर पास में खड़ी मैक्स ये सब देख लेती है। रात को वो केट को बताने की कोशिश करती है कि जो हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, लेकिन एस्थर बात को घुमा देती है और कहती है कि शायद लड़की खुद गिर गई होगी।
केट के मन में अब शक पैदा होने लगता है। जब बच्चों के साथ केट एक मार्ट में होती है तभी उसको ऑर्फनेज से सिस्टर का कॉल आता है। एस्थर के अतीत के बारे में और जानकारी मांगी थी। तभी एस्थर को भी एहसास हो जाता है कि केट उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है। उस रात केट एक और अजीब बात नोटिस करती है। एस्थर पियानो बजा रही होती है। केट हैरान रह जाती है क्योंकि एस्थर ने पहले कभी इस टैलेंट का जिक्र नहीं किया था। जब केट उससे इस बारे में पूछती है तो एस्थर बात को बड़े आराम से टाल देती है और वहां से चली जाती है। अब केट को लगने लगता है कि एस्थर आम बच्चों जैसी बिल्कुल नहीं है। वो जॉन को अपने शक के बारे में बताती है, लेकिन जॉन को लगता है कि केट ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही है। दोनों के बीच धीरे धीरे बहस बढ़ने लगती है और एस्थर सुनकर खुश हो रही होती है। एक दिन अचानक सिस्टर एबिगेल उनके घर पहुंच जाती है। वो केट और जॉन को बताती है कि एस्थर एक नॉर्मल बच्ची नहीं लगती। उसके मुताबिक एस्थर बहुत चालाक है और अक्सर लोगों को मैनिपुलेट करती है। सिस्टर एबिगेल ये भी कहती है कि एस्थर दूसरे बच्चों पर अजीब तरह का कंट्रोल रखना चाहती है। जॉन को सिस्टर की बातें ज़्यादा पसंद नहीं आती, लेकिन केट ध्यान से सब कुछ सुनती है क्योंकि उसने भी एस्थर के व्यवहार में कई अजीब बातें नोटिस करनी शुरू कर दी थी। यहीं से केट का शक और गहरा हो जाता है। दिन सिस्टर एबिगेल ऑर्फनेज वापस जा रही होती हैं, लेकिन रास्ते में अचानक मैक्स उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है। सिस्टर एबिगेल तुरंत ब्रेक लगाती हैं और घबराकर मैक्स की तरफ दौड़ती हैं, लेकिन तभी पीछे से एस्थर हाथ में एक हैमर लेकर सामने आ जाती है। सिस्टर एबिगेल कुछ समझ पाती उससे पहले ही एस्थर उन पर हमला कर देती है। वो बार बार हैमर से वार करती है और बेरहमी से उनकी जान ले लेती है। मैक्स ये सब अपनी आंखों के सामने देख लेती है। वो डर के मारे कांपने लगती है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। इसके बाद एस्थर मैक्स को धमकाती है कि अगर उसने किसी को भी इस बारे में बताया तो उसका अंजाम भी सिस्टर एबिगेल जैसा ही होगा। डर के मारे मैक्स चुप रह जाती है और यहीं से एस्थर का असली खौफ और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एस्थर को लग रहा था कि उसका राज अब भी महफूज है, लेकिन पास ही छुपा डैनियल ये पूरा मंजर देख चुका था। उस रात एस्थर डैनियल के कमरे में जाकर उसे धमकी देती है। वो कहती है कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अगले दिन केट एस्थर को एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाती है। एस्थर खुद को एक बेचारी और डरी हुई बच्ची की तरह दिखाती है। जब डॉक्टर केट से बात करती हैं तो वो भी यही मानती हैं कि प्रॉब्लम एस्थर में नहीं बल्कि केट में है। केट डॉक्टर को समझाने की पूरी कोशिश करती है कि एस्थर नॉर्मल बच्ची नहीं है और वो सबको मैनिपुलेट कर रही है, लेकिन डॉक्टर उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं करती। उल्टा वो केट को ही काउंसलिंग की सलाह देती हैं। तभी ऑर्फनेज से एक कॉल आता है। केट को पता चलता है कि सिस्टर एबिगेल की मौत हो चुकी है। ये सुनते ही उसका शक और भी गहरा हो जाता है। इसी बीच सिस्टर एबिगेल की लाश मिल जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, लेकिन उन्हें कोई मजबूत सबूत नहीं मिलता। केट को लगता है कि डैनियल और मैक्स कुछ जानते हैं, लेकिन दोनों बच्चे डरे हुए होते हैं और खुलकर कुछ नहीं बताते। उसी रात एस्थर जॉन की बात होती है। वो कहती है कि उसे लगता है केट उसे पसंद नहीं करती। वो खुद को बेचारी और डरी हुई बच्ची की तरह दिखाती है। जॉन उसे समझाता है कि केट बस अपने पुराने ट्रॉमा से गुजर रही है, लेकिन एस्थर बड़ी चालाकी से जॉन से वादा ले लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उस पर यकीन करेगा, और जॉन उसकी बातों में आ जाता है। कुछ समय बाद एस्थर केट के पास व्हाइट रोजेस का एक गुलदस्ता लेकर आती है। पहली नजर में लगता है कि वो केट से माफी मांगना चाहती है, लेकिन केट उन फूलों को देखते ही सन्न रह जाती है, क्योंकि ये वही फूल थे जो उसने अपनी मरी हुई बेटी जेसिका की याद में लगाए थे। केट समझ जाती है कि एस्थर ने ये सब जानबूझकर किया है। गुस्से में आकर वो एस्थर पर चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी जॉन वहां आ जाता है। उसके सामने एस्थर तुरंत एक मासूम और डरी हुई बच्ची बन जाती है। जॉन को लगता है कि केट बिना वजह एस्थर पर गुस्सा निकाल रही है। इस बात को लेकर दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है और एक बार फिर एस्थर अपने प्लान में कामयाब हो जाती है, क्योंकि जॉन का भरोसा केट से ज्यादा एस्थर पर होने लगा था। तभी केट मैक्स को गाड़ी में बैठा छोड़कर कुछ देर के लिए घर के अंदर चली जाती है। मौका देखकर एस्थर छुपके से गाड़ी का हैंड ब्रेक हटा देती है। कुछ ही पलों में गाड़ी ढलान पर पीछे की तरफ लुढ़कने लगती है। अंदर बैठी मैक्स बुरी तरह घबरा जाती है, जबकि केट गाड़ी को देखकर उसकी तरफ दौड़ पड़ती है, लेकिन गाड़ी उसकी पहुंच से पहले ही बर्फ के एक बड़े ढेर से टकराकर रुक जाती है। मैक्स तो बच जाती है, लेकिन केट को पूरा यकीन हो जाता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एस्थर की एक और चाल थी। अगले दिन जॉन एक साइकोलॉजिस्ट को घर बुला लेता है। केट बार बार समझाने की कोशिश करती है कि एस्थर नॉर्मल बच्ची नहीं है और वो धीरे धीरे सबको मैनिपुलेट कर रही है, लेकिन किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। तभी जॉन वो वाइन की बोतल निकालता है जो उसे घर में मिली थी। उसे लगता है कि केट फिर से अपनी पुरानी शराब वाली आदतों की तरफ लौट रही है। केट हैरान रह जाती है और सफाई देती है कि उसने अपनी बची हुई बोतल पहले ही फेंक दी थी, लेकिन जॉन उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं होता। अब उसे लगने लगा था कि केट बिना वजह एस्थर के पीछे पड़ी हुई है। ये सब सुनकर केट पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि अब उसका अपना पति भी उस पर यकीन
यकीन करने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ डैनियल ये सारी बातें सुन लेता है। वो जानता था कि उसकी माँ सच बोल रही है, इसलिए वो चुपके से मैक्स के पास जाता है और उससे पूछता है कि असल में क्या हो रहा है। तब मैक्स उसे अपनी ड्राइंग्स दिखाती है। उन ड्राइंग्स में एस्थर के लगभग सारे बुरे काम बने हुए होते हैं। ब्रेंडा का एक्सीडेंट, सिस्टर एबिगेल की मौत और कई दूसरी घटनाएं भी। डैनियल को ये भी पता चलता है कि कुछ जरूरी सबूत कैबिन में छुपे हुए हैं। वो बिना किसी को बताए अकेला ही कैबिन की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ केट एस्थर के अतीत का सच जानने की कोशिश कर रही होती है। एस्थर के रूम की तलाशी लेते वक्त उसे वही नोटबुक मिलती है जिसमें कुछ पुरानी फोटोज और रिकॉर्ड्स होते हैं। इसी नोटबुक से उसे सार्ने इंस्टीट्यूट एस्टोनिया के बारे में पता चलता है। केट तुरंत वहां फोन करती है, लेकिन फोन पर उसे जो सच पता चलता है उसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे मालूम पड़ता है कि सार्ने इंस्टीट्यूट कोई ऑर्फनेज नहीं बल्कि एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल है। ये जानकर केट का शक और भी गहरा हो जाता है। अब उसे लगने लगता है कि एस्थर वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी वो सबको दिखाती है। लेकिन इसी बीच डैनियल बहुत बड़े खतरे में फंस चुका था। जैसे ही उसे कैबिन में छुपे सबूत मिलते हैं, एस्थर भी वहां पहुंच जाती है। वो डैनियल को डराती है और उसके दिमाग से खेलने की कोशिश करती है। फिर वो पूरे कैबिन में पेट्रोल छिड़क देती है और देखते ही देखते कैबिन आग की लपटों में घिर जाता है। डैनियल अपनी जान बचाने के लिए कैबिन की छत पर चढ़ जाता है, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। मजबूरन वो ऊपर से नीचे कूद जाता है और जमीन पर गिरते ही बेहोश हो जाता है। एस्थर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। उसके हाथ में एक भारी पत्थर होता है और वो डैनियल को हमेशा के लिए खत्म करने वाली होती है। मैक्स अपने भाई को बचाने के लिए वो पूरी ताकत से एस्थर को जोर का धक्का दे देती है, जिसकी वजह से एस्थर का वार चूक जाता है और डैनियल की जान बच जाती है। किस्मत से केट वक्त पर वहां पहुंच जाती है और डैनियल की जान बच जाती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डैनियल जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा होता है। बाहर केट और जॉन के बीच एस्थर को लेकर जबरदस्त बहस चल रही होती है। केट बार बार जॉन को समझाने की कोशिश करती है कि एस्थर ही इन सब घटनाओं के पीछे है, लेकिन जॉन उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं होता। इसी बीच मौका देखकर एस्थर चुपके से डैनियल के आईसीयू रूम में घुस जाती है। डैनियल होश में तो आ चुका था, लेकिन अपनी हालत की वजह से ना हिल सकता था और ना कुछ बोल सकता था। एस्थर धीरे धीरे उसके पास जाती है और उसे हमेशा के लिए चुप कराने की कोशिश करती है। तभी बाहर खड़ी मैक्स को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो तुरंत केट को इशारा करती है। केट और जॉन भागते हुए रूम के अंदर पहुंचते हैं। उनके पीछे डॉक्टर्स और नर्सेस भी दौड़ पड़ते हैं। कुछ ही पलों में डॉक्टर्स डैनियल को बचाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। किस्मत से डैनियल की जान बच जाती है, लेकिन केट अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि एस्थर किसी भी हद तक जा सकती है। गुस्से में वो एस्थर पर टूट पड़ती है और उस पर डैनियल को मारने की कोशिश का आरोप लगाती है, लेकिन जॉन फिर भी एस्थर का ही साथ देता है। अब उसे लगने लगा था कि केट अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है और यहीं से केट और जॉन के रिश्ते में दरार और भी गहरी हो जाती है। एक रात वो सज धज कर मेकअप लगाकर जॉन के पास जाती है और फिर वो बात कह देती है जो जॉन ने कभी सोची भी नहीं थी। एस्थर जॉन से कहती है कि वो उससे प्यार करती है। पहले तो जॉन को लगता है कि वो मजाक कर रही है, लेकिन जब एस्थर अपनी बात साफ साफ कह देती है तो जॉन सन्न रह जाता है। वो तुरंत एस्थर को मना कर देता है और उससे दूर रहने को कहता है। उसी वक्त केट को साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूशन से एक फ़ोन कॉल आता है और जो सच सामने आता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। एस्थर असल में कोई बच्ची नहीं थी। वो एक 33 साल की औरत थी जो एक रेयर हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से बच्ची जैसी दिखती थी। उसका असली नाम लीना क्लैमर था। वो पहले भी कई फैमिलीज में बच्ची बनकर रह चुकी थी और जब भी उसकी सच्चाई सामने आने लगती थी वो हिंसा पर उतर आती थी। अब केट को समझ आ जाता है कि एस्थर शुरू से ही सबको मैनिपुलेट कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जॉन अभी भी घर में मौजूद था। एस्थर को जॉन का इनकार बर्दाश्त नहीं होता। जॉन को धीरे धीरे एस्थर की सच्चाई का एहसास होने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एस्थर उस पर हमला कर देती है और उसकी जान ले लेती है। ये सब मैक्स देख लेती है। अब मैक्स भी एस्थर के निशाने पर आ चुकी थी। कुछ ही देर बाद केट घर पहुंचती है। जॉन को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन उसके पास रुकने का वक्त नहीं था क्योंकि मैक्स की जान खतरे में थी। केट तुरंत मैक्स को ढूंढने लगती है। एस्थर मैक्स को लेकर घर से बाहर निकल जाती है। केट उनका पीछा करती है। आखिरकार तीनों जमी हुई झील के पास पहुंच जाते हैं। यहीं उनके बीच आखिरी मुकाबला शुरू होता है। केट और एस्थर के बीच जोरदार लड़ाई होती है। इसी दौरान बर्फ टूट जाती है और एस्थर ठंडे पानी में गिर जाती है। वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन केट उसे रोक देती है। एस्थर आखिरी बार बचने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो नाकाम रहती है और इसी के साथ एस्थर हमेशा के लिए पानी में डूब जाती है। केट और मैक्स किसी तरह बच निकलते हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।